कुछ केसेस में सर्वाइकल एक्टोपी या सर्वाइकल एरोजन एक रीजन हो सकता है या हार्मोन्स की आईयूडी जिसको हम माइरीना कहते हैं वो यूट्रस के अंदर रखी होती है। दो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना, क्या ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है? किसी का प्रोलेक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मोई हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बात करेंगे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि दो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना, क्या ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है? हमारे पास बहुत दफ़ा पेशेंट्स क्लिनिक्स और ओपीडीज में आते हैं जिनकी ये शिकायत होती है कि उनको पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग रही है। अब पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग का मतलब है कि जब एक पीरियड ख़त्म हो जाए और अगला पीरियड स्टार्ट होने के बीच वाले दिनों में कभी भी किसी को स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो, उसको हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। अमूमन एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 22 और 35 दिनों का होता है, यानी कि एक पीरियड का स्टार्ट और नेक्स्ट पीरियड का स्टार्ट 22 डेज का भी किसी का हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डेज का भी इंटरवल हो सकता है। इस दौरान अगर किसी की स्पॉटिंग हो तो कई दफ़ा हम इसको नॉर्मल नहीं समझते, इसमें असेसमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही जो स्पॉटिंग है किसी गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ की अलामत हो सकती है। अगर हम इसकी डिस्कशन करें कि क्या इंडिकेशंस या क्या रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से किसी भी खातून को इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो सकती है, वो डिफरेंट सिनेरियोज या डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनेस्ट रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सारी खवातीन को हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से दो पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग होने की शिकायत हो सकती है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब है कि हमारे खवातीन के जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको दो हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। जब इनके बैलेंस में कोई कमी बेशी हो जाए तो स्पॉटिंग हो सकती है। कई दफ़ा थायराइड डिसऑर्डर के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी का प्रोलेक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हो, उनमें भी इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो सकती है। कई दफ़ा एक्सट्रीम ऑफ एजेस, यानी कि वो बच्चियां जिनका अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ही हुआ है, यानी कि 13, 14, 15 साल की लड़कियां, इनको भी स्पॉटिंग भी हो सकती है। और इसके अपोजिट साइड पे वो खवातीन जो मीनोपॉज के करीब पहुंच रही है, यानी 45 ईयर से ऊपर की खवातीन है, उनको भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। इन दोनों केसेस में भी अगेन उनकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस एक रीज़न है जब ये सिम्टम इनको होता है। एक और रीज़न है ब्रेस्ट फीडिंग। वो खवातीन जो कि अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, उनके भी हार्मोन्स में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है और कईयों को इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो सकती है। दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है, कभी कभी कुछ केसेस में या कुछ खवातीन में ओवुलेशन के दिनों में स्पॉटिंग हो सकती है। इस कंडीशन को हम नॉर्मल समझते हैं और ये हर एक के साथ नहीं होता। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल टू पीरियड्स के बिल्कुल सेंटर वाले जो टाइम है, जो हम यूजुअली हम कहते हैं 14th डे ऑफ द पीरियड, उसमें 1 या 2 दिन ब्राउन या रेड स्पॉटिंग हो सकती है, जिसको हम ओवुलेशन से लिंक करते हैं कि उनका एग रिलीज हुआ है, इस वजह से उनको स्पॉटिंग हो गई है। इन अदर रीजंस ऑफ इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, हार्मोनल इनटेक। कई खवातीन को किसी भी रीजंस की वजह से उनके गायनेकोलॉजिस्ट हार्मोनल मेडिकेशंस देते हैं, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी हो सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स भी हो सकते हैं, या हार्मोन्स की आईयूडी जिसको हम माइरीना कहते हैं वो यूट्रस के अंदर रखी होती है, या कोई इंजेक्शन लिया होता है जैसे डेपोप्रोवेरा का इंजेक्शन जो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है। इसी तरह इम्प्लांट्स जो बाजू के अंदर इम्प्लांट रखे जाते हैं। कभी कभी कुछ खवातीन को इन सारी वजूहात की वजह से इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो सकती है। और क्यों होती है? क्योंकि कई दफ़ा जो यूट्रस की लाइनिंग है वो इन हार्मोन्स की इफेक्ट की वजह से बहुत ही बारीक हो जाती है और वो बीच में झड़ने लग जाती है, जिसको हम ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहते हैं। कभी कभी जो खवातीन हार्मोनल मेडिकेशन ले रही हैं, उनके लिए ये बाकायदगी से उनके गायनेकोलॉजिस्ट इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उनको जो मेडिसिन लेनी है वो रेगुलर लेनी है। अगर कभी भी वो कोई दवाई मिस कर जाएं तो उस सूरत में भी उनको 1 या 2 दिन स्पॉटिंग हो सकती है, तो इसलिए कभी भी मेडिसिन मिस नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ को हम विड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन उस दिन नहीं गया जिसकी वजह से यूट्रस दोबारा ब्लीड करने लग गया। तो इस चीज़ की भी एहतियात रखें कि आपको अगर कोई हार्मोनल मेडिकेशन दी गई है वो रेगुलर लेनी चाहिए। कुछ केसेस में सर्वाइकल एक्टोपी या सर्वाइकल एरोजन एक रीज़न हो सकता है। अब सर्विक्स होता है जिसको हम कहते हैं बच्चेदानी का मुंह, उसके मुंह के ऊपर अगर कभी किसी को ज़ख्म हो जाए उसको हम सर्वाइकल एक्टोपी कहते हैं। ऐसे सिनेरियो में भी कईयों को स्पॉटिंग हो सकती है। कई दफ़ा ये सर्वाइकल एक्टोपी खुद ब खुद ब्लीड करने लग जाती है और कई दफ़ा इंटरकोर्स के बाद भी इधर से ब्लीडिंग होने लग जाती है, जो आपके डॉक्टर आपके इंटरनल मुआयने से ये असेस कर लेते हैं कि आपके क्या बच्चेदानी के मुंह पे ऐसा कोई ज़ख्म है या नहीं। एक और रीज़न
जो है वो है जेनिटल ट्रैक्ट की रसौलियाँ। जो कॉमनेस्ट रसौलियाँ जिसमें स्पॉटिंग प्रेजेंटेशन हो सकती है वो है अगर यूट्रस के अंदर पॉलिप है। पॉलिप का मतलब है कि यूट्रस की लाइनिंग की ओवर ग्रोथ हो गई है और वो छोटा सा पॉलिप की तरह यूट्रस के अंदर हैंग कर रहा है, इसमें भी स्पॉटिंग हो सकती है। कई दफ़ा फाइब्रॉइड्स, खासतौर पे जो सब मिकोजल फाइब्रॉइड है, यानी कि वो फाइब्रॉइड जो यूट्रस की इनर लाइनिंग की तरफ पुश कर रहा है, उनमें भी इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो सकती है। कभी कभी जेनिटल ट्रैक्ट के ट्यूमर्स हैं, यानी कि अगर स्पेसिफिकली वो कैंसर्स हैं, उनमें भी ये स्पॉटिंग प्रेजेंट कर सकती है। ज़्यादातर जो जेनिटल ट्रैक्ट के कैंसर्स हैं वो एल्डरली पेशेंट्स में होते हैं, एल्डरली ख़वातीन में होते हैं, यानी कि 40 ईयर्स से ऊपर जो ख़वातीन हैं उनमें ऐसे मसाइल होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। सो अगर 40 के ऊपर कईयों को इर्रेगुलर स्पॉटिंग है या इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग है तो उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी है। उनमें कहीं यूट्रस का कैंसर ना हो, सर्विक्स का कैंसर ना हो या वेजाइनल ट्रैक्ट का कैंसर ना हो, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। सो ये कुछ रीजंस थी जो कॉमनेस्ट रीजंस हैं ऑफ बीइंग कॉजिंग अ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसके साथ कभी कभी कोई इन्फेक्शंस हो सकती हैं जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं, ये भी कभी कभी ब्लीडिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं। पर इन जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उनको इसके साथ एडिशनल सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकती है, बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है जो कि खारिश के साथ भी प्रेजेंट कर रहा होता है। साथ में कई कई खवातीन को, खास तौर पे जो मीनोपॉजल खवातीन है, यानी कि 45 से 55 ईयर्स के बीच में जब कई खवातीन को मेनोपॉज हो जाता है, उनमें वेजाइनल ड्राइनेस बहुत हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से भी उनको स्पॉटिंग हो सकती है। रेयरली कभी किसी को इंजरी हो सकती है, जैसे कि पोस्ट कोइटल इंजरी, इंटरकोर्स के बाद कईयों को वेजाइनल टीएस हो सकते हैं, उसमें भी जख्म आ सकते हैं। तो जब भी अगर आपको ये लग रहा है कि आपके 2 पीरियड्स के बीच में इरेगुलर स्पॉटिंग है, उस वक्त डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। बहुत कम केसेस ऐसे भी होते हैं कि ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की भी इंडिकेशन हो सकती है, खासतौर पे वो खवातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, क्योंकि उनको पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, 2 या 3 महीने के बीच में उनके पीरियड्स के बाद उनके पीरियड्स आते हैं। ऐसी खवातीन अगर बीच में कहीं कंसीव कर जाएँ तो एक तो उनकी प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता, और अगर यही प्रेगनेंसी उनकी मिसकैरेज में एंड कर जाए तो कई दफ़ा उनको स्पॉटिंग होने लग जाती है। या कभी-कभी अगर जो प्रेगनेंसी है वो गलत जगह ठहर गई, यानी कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहर गई है, ट्यूब में ठहर गई है, उनमें भी साथ में स्पॉटिंग होने लग जाती है। तो वो खवातीन जिनको स्पॉटिंग के साथ बहुत ज़्यादा शदीद पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रही है, तो उनको हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हैं जो कि मिसकैरेज कर गई है, या कि उनकी ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहर गई है। बहुत रेयरली कभी ऐसा भी आपने सुना होगा कि कईयों को पीरियड आने से 3-4 दिन पहले स्पॉटिंग हो सकती है, और ये कई दफ़ा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की इंडिकेशन भी हो सकती है, यानी कि उन्होंने कंसीव कर लिया है और जब एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जब यूट्रस के अंदर जाता है, यूट्रस की लाइनिंग के अंदर इन्वेड करके सेटल हो रहा होता है, उस वक्त भी कईयों को स्पॉटिंग हो सकती है। टिपिकली ये जो इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग है, ये एक स्केड्यूल पीरियड से 3-4 दिन पहले होती है, जो कि ब्राउन भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है, थोड़ी सी रेड भी हो सकती है। तो हर खातून जो कि प्रेग्नेंट हुई हैं उनको ये नहीं होता, कुछ कुछ खवातीन को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की अलामत भी हो सकती है। जब भी आपको इर्रेगुलर स्पॉटिंग हो, 2 पीरियड्स के बीच में आपको इर्रेगुलर स्पॉटिंग है, उस वक़्त आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। बेशतर केसेस में कई दफ़ा ये एक बिल्कुल नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस की इंडिकेशन हो सकती है, पर कई दफ़ा ये सीरियस कंडीशंस की भी अलामत हो सकती है। जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे कि आपके नॉर्मल पीरियड्स का साइकिल क्या था, बीच में आपकी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग के डेज़ कौन से दिन थे, आप कोई मेडिसिन ले रही हैं या नहीं, आप कोई हार्मोनल मेडिकेशंस पे हैं, या कोई इम्प्लांट लिया है, या कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है, इन सब से ये इरेगुलर स्पॉटिंग लिंक हो सकती है। इसके बाद वो आपका मुआयना करेंगे, आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं। आपका स्पेकुलम इंसर्ट वजाइना में किया जाता है, जिससे आपके सर्विक्स को देखा जाता है कि उसमें कोई अल्सर तो नहीं है, वजाइनल वॉल्स देखी जाती हैं कि उधर कोई टीयर तो नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन की इलामत है तो उस वक़्त आपका हाई वजाइनल स्वैब लिया जाता है, आपके डिफरेंट कल्चर टेस्ट किए जाते हैं जो डिस्चार्ज लिया जाता है, साथ में आपका पैप स्मीयर लिया जाता है।
जो अगर पहले आपका काफ़ी 2-3 साल से सर्वाइकल स्मीयर नहीं हुआ तो स्केड्यूल आपका पैप स्मीयर भी उस वक़्त लिया जाता है। आपकी यूट्रस का साइज़ असेस किया जाता है, कोई टेंडरनेस है, पेन है, वो असेस की जाती है। इसके बाद फिर आपके डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइस करते हैं। टेस्ट में जो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस को समझा जा रहा है तो फिर आपके जो डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, थायरॉयड टेस्ट, TSH, T3, T4, प्रोलैक्टिन लेवल्स, AMH, ये टेस्ट किए जाते हैं। वेजाइनल इन्फेक्शंस अगर आपकी का शुबा है तो आपके डिफरेंट कल्चर टेस्ट किए जाते हैं, आपका हाई वेजाइनल स्वैब लिया जाता है। इसके साथ अगर कभी आपके डॉक्टर को शक है कि कहीं आप बीच में प्रेग्नेंट तो नहीं होगी और जिसमें मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी उनको इंडिकेशन हो रही है, उस सूरत में आपका कंफर्मेटरी ब्लड टेस्ट किया जाता है जो इंडिकेट करता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, जो जिसको हम बीटा HCG कहते हैं। इसके साथ आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ताकि अल्ट्रासाउंड में यूट्रस की लाइनिंग का पता चले, कोई रसौली या पॉलिप है वो पता चले, कोई फाइब्रॉइड है तो वो पता चल जाए। अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हर पेशेंट हर औरत दूसरी औरत से फ़र्क है। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि आपका रीज़न ऑफ इर्रेगुलर स्पॉटिंग क्या थी। अगर आपका ओव्यूलेशन की वजह से स्पॉटिंग थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। कई दफ़ा आपने मेडिसिन हार्मोनल मेडिसिन मिस की होती है तो आपको फिर रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि ये आपको ना हो। कई दफ़ा आपको इर्रेगुलर हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या थायराइड डिसऑर्डर आपका पिक हुआ है तो उसके लिए उसकी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दी जाती है। सो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपका डायग्नोसिस क्या बना है। टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको 2 पीरियड्स के बीच में मुतवातिर लग रहा है, फ्रीक्वेंटली हर वक़्त आपको इर्रेगुलर स्पॉटिंग रहती है, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर रुजू करना चाहिए ताकि आपकी एक दफ़ा डिटेल असेसमेंट हो जाए कि आपकी ये स्पॉटिंग की रीज़न क्या है ताकि आपकी टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन सब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनको आपको लग रहा है कि उनको वो भी इन्हीं अलामात से गुजर रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।